Hello everyone, welcome to my channel AK Commerce Net Academy. Myself Afreen Khan, and today I am going to discuss some topmost and most important MCQs of income tax. Okay guys, before start learning, so please go and click that subscribe button and bell icon for more and more notifications. Okay, let's start. Your first question is the first income tax act was introduced in the year. तो जो आपका पहला इनकम टैक्स एक्ट आया था वो कौन से ईयर में आया था? द करेक्ट आंसर इज सी 1860. तो आप लोगों का पहला इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? इन ईयर 1860. Now the next question is payment of LIC premium can be claimed under section. तो LIC प्रीमियम को के लिए आप रिलीफ या डिडक्शन कौन से सेक्शन के अंडर क्लेम कर सकते हैं? इट इज़ अंडर 80 CCC. ओके गाइस, तो आप लोगों का स्टूडेंट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिडक्शंस आप लोग याद करके जाएं. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट. Now the next question is income received or deemed to be received in India, whether accrued in or outside India, is taxable in a case of. तो जो इनकम आप रिसीव कर रहे हैं इन इंडिया और वेदर द आउटसाइड ऑफ द इंडिया मीन इन अ फॉरेन कंट्री, इट टैक्सेबल इन अ केस ऑफ. कौन से केस में वो टैक्सेबल होगी? रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव. मीन्स चाहे आप रेसिडेंट हो, चाहे NOR हो और चाहे NR हो, नॉन रेसिडेंट हो, तो इन्हीं सारे ही केसेस में आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल रहेगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरचार्ज ऑफ 10% इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 7,50,000, 8,50,000, 10 lakhs या none of these. द करेक्ट ऑप्शन इज 10 लाख. जो आपका सरचार्ज 10% पेबल मतलब पे करना होता है जब आपकी इनकम किसके एक्सीड कर जाती है? 10 लाख के एक्सीड कर जाती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशनल सरचार्ज, जिसको हम एजुकेशन सेस बोलते हैं, वो आपको कितना पहले तो पे करना होता है? 3%. ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि एजुकेशन सेस कितना पड़ता है, तो डैट इज़ 3%. ठीक है, सबको याद रखना है कितना पे करते हैं? 3%. इस पेबल ऑन, वो किस पे करते हैं आप? इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज या सरचार्ज पे? तो इट इज़ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज. मीन्स आपकी इनकम और उसमें जब सरचार्ज को हम प्लस कर देते हैं तो जो टोटल इनकम बन के आती है उस वक्त उसका 3% आपका क्या हो जाता है? एजुकेशन सेस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय अ विडो ऑफ अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस where the death of the member has occurred in a course of the operational duty is exempted up to 3 lakh, exempted up to 3,50,000, totally exempted under section 1019, totally chargeable to tax. तो it is totally exempted under this section 1019. Now the next question is gift of rupees 5 lakh received on 10 July 2008 through the account paid check from a non-relative regularly assessed to income tax is a capital receipt, non-chargeable to tax, a chargeable as other sources, chargeable to tax as a business income, exempted up to 5 lakh and balance chargeable to the tax as an income before income from other sources. So it is obviously chargeable. ठीक है, the correct option is B. Now the next question is the rate of tax that is liable on STCG arising from the transfer of equity share of a company or the unit of equity oriented fund is. तो कितना रेट पड़ता है? रेट ऑफ टैक्स आपका क्या इसमें रहेगा? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 15%.
Now the next question is, for an individual undertaking fulfilling the condition, additional depreciation in the respect of a machinery costing 10 lakh acquired and installed on October 3, 2005. Here are some options: 75,000, 1,50,000, 1 lakh या none of these. The correct option is 1 lakh. तो आपको पहले क्वेश्चन समझना है ये क्या कह रहा है. फॉर एन इंडिविजुअल अंडरटेकिंग फुलफिलिंग द कंडीशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मशीनरी. ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर वो मतलब दे रहा है 10 लाख की मशीन पे जो कि इंस्टॉल्ड हुई है इस पे अक्टूबर 3, 2005 पे, तो कितना डेप्रिसिएशन तक के उस पर चार्ज कर सकता है. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. अ न्यू बिजनेस वॉज सेटअप on 15/11/2008 and it commenced its business from 1/12/2008, from the next month. The previous year in this case shall be. तो इसके अकॉर्डिंग इसका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? 15/11/2008 to 31/3/2009, 1/12/2008 to 31/3/2009 या 2008 to 2009. The correct option is 15/11/2008 to 31/3/2009. ठीक है, तो ये जब से सेटअप हुआ है, जब से उसको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल गया है, चाहे वो उन्होंने स्टार्ट करा हो चाहे ना स्टार्ट करा हो, चाहे नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करा हो, लेकिन जब से उनका बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है, जब से वो कमेंस करना स्टार्ट कर दिए, तभी से उनका फाइनेंशियल ईयर काउंट होना स्टार्ट हो जाता है. Now the next question is, a person lives in India permanently 15/11/2008. The assessment year of an income earned till 15/11/2008 in this case shall be 2007 to 8, 8 to 9, 9 to 10. So option B is the correct option. It is 8 to 9. Now the next question is, deduction can be claimed for the amount deposited under Suganga Samriddhi account. तो इसके लिए डिडक्शन आपको किस सेक्शन के अंडर मिलता है? इट इज़ गिवन अंडर द सेक्शन 80cc. अगेन द सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. डिडक्शन सेक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. Now the next question is, income from horse race falls under the head. तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं प्रीवियसली. मतलब आप लोग का तो पहली बार हो रहा है, लेकिन इससे प्रीवियसली से नेट का पेपर हुआ या फिर और कोई जहाँ पे ऑब्जेक्टिव होते हैं इनकम टैक्स के पेपर या फिर किसी भी तरीके का पेपर, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इस टाइप की इनकम, जैसे हॉर्स रेस से हुई इनकम, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स हो गया, या फिर लॉटरी में जीता हुआ पैसा, ये सारा किस हेड के अंदर आता है. तो ये हेड्स ज़रूर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा. तो यहाँ पूछा जा रहा है, इनकम फ्रॉम द हॉर्स रेस फॉल्स अंडर द हेड. ये कौन से हेड के अंदर आता है? सैलरी, अदर सोर्सेज, प्रोफेशन और बिजनेस. तो सैलरी के अंदर तो नहीं आएगा, ना ही ये कोई प्रोफेशन है और ना ही कोई बिजनेस है. तो ये क्या हो गया? अदर सोर्सेज. नाउ द एपेक्स बॉडी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़. जो एपेक्स है मतलब टॉप मोस्ट बॉडी क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की? तो इट इज़ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. Now the next question is, according to the section 27 of Income Tax Act, SSC means. SSC means क्या होता है? By whom any tax or other sum of money is payable, by whom any proceeding under the act has been taken, who is deemed to be an SSC in default under any provision of this act. तो इसमें से ये तीनों ही, ये जो तीनों पॉइंट मैंने अभी पढ़े, तो whom any tax or other sum of money is payable, तो ये भी. सेकेंड क्या कह रहा है? एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज़ बीन टेकन. कोई भी प्रोसीडिंग जो इस एक्ट के अंडर आ रही हो. नाउ हु इज़ डिमांडेड टू बी SSC इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट. तो ये पॉइंट भी, तो ये तीनों ही पॉइंट के अंडर क्या हो रहा है? ये SSC को डिफाइन कर रहे हैं.
एसएससी कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन होता है, एक और वो क्वेश्चन बन सकता है अंडर सेक्शन 2(7). Now the next question is the house rent allowance HRA under the salary head of income tax is given by। तो कौन से सेक्शन के अंडर ये HRA दिया जाता है, अंडर सेक्शन 1013A। तो कौन से सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 1013A। Now the children education allowance is exempted for dash children or child। कितने बच्चों के लिए एग्जेम्प्टेड होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका बी रहेगा, मीन्स 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों के लिए आपका जो एजुकेशन अलाउंस है वो एग्जेम्प्टेड होता है फ्रॉम द टैक्स। नाउ द पेंशन इज डैश अंडर द सैलरी हेड। जो आपकी पेंशन है सैलरी हेड के अंदर जो आती है वो क्या होती है, फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल या नन ऑफ द अबव। इट इज़ फुली टैक्सेबल, ठीक है। तो पेंशन आपकी क्या होती है, इट इज़ फुली टैक्सेबल अंडर विच हेड, सैलरी हेड। नाउ PFA या प्रोविडेंट फंड एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, इट इज़ पास्ड in year 1932। the correct option is A 1932। 1932 के अंदर आपका प्रोविडेंट फंड एक्ट पास हुआ था। Now the next question is Mr. Ram owns a house property, he lent it to Lakshman at 10,000 per month। Lakshman sublet it to Maruti on monthly rent of 20,000 per month। Rental income of a Ram is taxable under the head। तो अब ये जो राम है जिन्होंने क्या करा था, लक्ष्मण को किराए पे घर दिया था, कितने रुपए में, 10,000 पर मंथ में। फिर उसी घर को लक्ष्मण ने क्या कर दिया, सबलेट कर दिया, किसको, मिस्टर मारुति को, ऑन ₹20,000 पर मंथ। तो अब ये पूछ रहे हैं जो रेंटल इनकम है राम की वो किस हेड के अंडर टैक्सेबल होगी, तो इट इज़ टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, इससे लक्ष्मण राम और मारुति का कोई भी कनेक्शन नहीं था। इन्होंने क्या पूछना था कि ये जो इनकम वो रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द रेंट, ये कौन से हेड के अंडर आएगी, तो इट इज़ कम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके के इलाबरेटिव और थोड़ी से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो प्लीज़ इससे बिल्कुल भटकिएगा नहीं कि आपने सोच लिया कि अदर सोर्सेज हो जाए क्योंकि इन्होंने इसको दिया, इन्होंने इसको दिया, ठीक है, या बिजनेस हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस मीन्स इट इज़ फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके ओके स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं अपने सारे PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर रही हूँ, उसके लिए मैं लिंक दे देती हूँ, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके आप लोग पहले टेलीग्राम डाउनलोड करिए, उस लिंक को क्लिक करिए और मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, कि इसमें मैं PDF फ़ौरन के फ़ौरन अपलोड कर देती हूँ, आप लोग को सबको ईजिली मिल जाता है। इसी तरीके से मैं अभी इनकम टैक्स का भी एक PDF अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ उससे पढ़ लीजिएगा। उसमें इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे बेसिकली पढ़ के नहीं जाना है, पढ़ के आपको अपनी बुक से जाना है, उससे प्रैक्टिस करके जाना है MCQs, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।